सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्नों को यहां पर कंटिन्यू करते हुए आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के जो प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, आज के जो प्रश्न हैं जियोमॉर्फोलॉजी की जो कोर जो टॉपिक हैं उनको लेकर के, अर्थात जो भौतिक भूगोल की जो किताब चलती है उसमें ये टॉपिक नहीं है, और जो स्पेशल जियोमॉर्फोलॉजी की किताब है उसमें आपको मिलेंगे, अर्थात भूआकृति विज्ञान की मेजर संकल्पनाएं, ढाल विश्लेषण, इनको लेकर के ये प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में भी हर बार एक दो प्रश्न इसको लेकर के आते हैं और बाकी की सभी एग्जामिनेशनों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो चाहे नेट की हो। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, यहां पर प्रश्न करने का हमारा उद्देश्य यही है कि प्रैक्टिस की निरंतर श्रृंखला में हम इस बात से वाकिफ होते रहें, अर्थात हमें जानकारी मिलती रहे कि इन टॉपिकों को लेकर के इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप यहां पर, डब्ल्यू थॉर्नबरी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि भूगोल में कुछ जो रेफरेंस किताब हैं उनके बारे में एक बार और चर्चा की थी। पुनः मैं चर्चा कर रहा हूं कि जैसे हम कोई साक्षात्कार देने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पर विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि भूगोल में आपने नेट भी कर रखी है, जेआरएफ भी कर रखी है, और आप ये बताइए कि कोई 5 किताबों के नाम बताइए जो रेफरेंस किताबें, कोई संदर्भ ग्रंथ के नाम बताइए। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत आश्चर्य होता है कि विद्यार्थी जेआरएफ करने के बाद भी, नेट करने के बाद भी वो 5 प्रश्नों या 5 किताबों के नाम बताने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इस जो प्रैक्टिस हम करते हैं शाम को, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, प्रश्नों की निरंतर जो श्रृंखला हम चलाते हैं, इसमें धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कम से कम 5 नहीं, आप 15-20 किताबों के नाम मैं आपको याद करा दूंगा जो रेफरेंस किताबें होंगी। तो देखिए, यहां पर एक बार आरपीएससी के इंटरव्यू चल रहे थे इससे पहले, तो एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछे भी थे 5 किताबों के नाम बता दीजिए सर, क्योंकि मेरे से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैं जब देने जाऊं तो मुझे इसका पता हो। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक किताब है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये रेफरेंस किताब है थॉर्नबरी की। थॉर्नबरी ने एक किताब लिखी 1969 में, और इस किताब के अंतर्गत भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विज्ञान की मौलिक संकल्पनाओं की चर्चा की है। मौलिक संकल्पना, जो जियोमॉर्फोलॉजी की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में उन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में बताया, और ये रेफरेंस किताब की कैटेगरी में आती है। तो ये ईयर भी याद रख लेना, मौलिक संकल्पनाओं की चर्चा की है ये भी याद रख लेना, और किताब का नाम भी याद रख लेना। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को, पुनः नमस्कार। जितने भी विद्यार्थी नवीन जुड़े हुए हैं या पहले से रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करते हैं उन सभी के लिए नमस्कार। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, डेविस के त्रिकट में शामिल नहीं है। देखिए, डेविस एक विद्वान है और ये है आपका यूएसए का, और एक नदी घाटी थी, ओहियो नदी घाटी। ओहियो नदी घाटी, मोस्ट ध्यान रखना, ओहियो नदी घाटी या नदी बेसिन। ओहियो नदी बेसिन को लेकर के इन्होंने अपना भौगोलिक अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया। भौगोलिक अपर्दन चक्र, स्थलाकृतियों के विकास को लेकर के भौगोलिक अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया। डेविस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और इस नदी के प्रायोगिक अनुभवों पर आधारित भौगोलिक अपर्दन चक्र, इस चक्र में स्थल रूपों को परिणाम माना। किसका माना? संरचना, प्रक्रिया या प्रक्रम,
संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था को समय भी कहते हैं, इसी के प्रतिफल होते हैं। उसने ये बताया स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और समय इन तीन के परिणाम होते हैं, अर्थात इन तीनों को इसने कहा था डेविस के त्रिकट। त्रिकट काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जामिनेशनों में आता है। संरचना, प्रक्रम और समय, समय को उसने अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना, अगर कहीं अवस्था आ जाए तो इसका मतलब यही है। तो स्थल रूपों को परिणाम माना किसका? संरचना का, प्रक्रम का और अवस्था या समय का। तो अर्थात डेविस के त्रिकट में आधार शामिल नहीं है, तो 4 उत्तर होगा इसका। अब इसमें भी 2-3 प्रश्न है। हमें जब इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप करें, कोई सी ब्रांच हो, जैसे अभी जियोमॉर्फोलॉजी है, आने वाले समय में हम आपके क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सारी ब्रांचों को लेकर के प्रश्न यहां पर करेंगे। तो पेन कॉपी लेकर के बैठें और जितने भी फैक्ट 2-3 में आपको बताऊं, मुझे याद आए, उस हिसाब से आपको नोट करने हैं और वो आपको काफी हेल्प करेंगे नई नई चीजों को सीखने में। मैंने आपको बताया था, यदि आप जेआरएफ कर चुके हो, यदि आपने नेट कर रखी है, आप बहुत बड़े विद्वान हो ज्योग्राफी के, फिर भी गुंजाइश रहती है सीखने की। और ये ललक जिस छात्र में होती है, वो ललक बनाए रखनी है और वो सफलता का मापदंड है, अर्थात वो सफल होने की निशानी है। जिसने किसी ने ये मान लिया कि मैं जेआरएफ हो गया और मैं पूर्ण हो गया, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं वो। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे देखा है कि जेआरएफ होने के बाद कहीं सक्सेस नहीं हुए, अर्थात वो जेआरएफ को पचा नहीं पाए। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि सफलता को पचाना भी एक बहुत बड़ी बात है। सफलता को पचाना आना चाहिए हमें। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर बन जाता है और कॉलेज लेक्चर बनना चाहता है, तो उसको फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जामिनेशन उसने दी, उसमें पास हुए और लेक्चर बने, तो उस सफलता को पचाना आना चाहिए। तो सफलता को पचाना आना चाहिए। कोई जेआरएफ हो, नेट हो, तो छोटी छोटी चीजें, यदि आपने एक क्लास से पूरी क्लास के दरमियान अगर 4 चीज, 2 चीज, 1 चीज भी नहीं सीखी, तो आपको ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो रही है। सीखना रुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन चीजों को आप नोट करते जाइए। अगर आपको पता है ना, तो भी नोट करने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह तय है कि हर क्लास से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान का भंडार है वो बढ़ेगा। देखिए, डेविस यूएसए का रहने वाला था, विलियम मोरिस डेविस पूरा नाम है, विलियम मोरिस डेविस। ओहियो नदी घाटी अमेरिका में, इसके आधार पर उसने भौगोलिक अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया। थ्योरी में इस पूरे चक्र को डिटेल में पढ़ते हैं। और उसने ये कहा स्थल रूप किसके परिणाम होते हैं? संरचना के, प्रक्रम के और समय या अवस्था, 3 चीज, ठीक है ना। तो ये डेविस के त्रिकट कहलाते हैं और इसमें आधार है वो चौथा अलग है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, समतल स्थापक बलों में शामिल नहीं है। देखिए, ये भी शब्द आता है और हम पढ़ते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज प्रकृति का नियम है। और इसमें 2 बल होते हैं परिवर्तन लाने में, एक तो होते हैं आंतरिक बल और एक होते हैं बाह्य बल। बाह्य बल अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। एंडोजेनेटिक जो फोर्सेज होते हैं, ये क्या करते हैं? धरातल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं स्थल रूपों का। और ये जो बाह्य बल होते हैं, ये समतल स्थापक का काम करते हैं। जैसे आंतरिक बलों को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक होते हैं सडन मूवमेंट और एक होते हैं आपके टेक्टोनिक मूवमेंट, अर्थात पटल विरूपणी और आकस्मिक संचलन। टेक्टोनिक लंबा समय लगता है परिवर्तन होने में और आकस्मिक त्वरित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? धरातल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं। आंतरिक क्या करते हैं? विषमता उत्पन्न करते हैं। और ये जो होते हैं समतल स्थापक हैं। समझे? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, 2 बल, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक बल विषमता उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से बल होते हैं वो डिटेल में थ्योरी में पढ़ते हैं हम। 2 प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है सडन मूवमेंट अर्थात आकस्मिक संचलन और एक होता है पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन त्वरित रूप से, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, और पटल विरूपणी में पर्वत निर्माण, महाद्वीप को उत्थान, अवतलन, ये सारे पटल विरूपण में आते हैं। तो ये
विषमता उत्पन्न करते हैं, और ये बाहरी बल हैं वो समतल स्थापक का काम करते हैं। तो बाहरी बलों में जो समतल स्थापक जो बल हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए, पवन होती है, इसको बाह्य भौगोलिक परिक्रम कहा जाता है, पवन, हिमनद, नदी, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए, पवन समतल स्थापक बल है, हिमानी समतल स्थापक बल है। जैसे हवा देखा होगा आपने, अपर्दन करके कई चट्टानों को काट छांट करके लेवलिंग का काम करती है। नदी होती है, धरातल पर पाई जाने वाली विषमताओं को अपर्दित करके समाप्त करती है। नदी का कार्य मुख्यतः पहाड़ों को समुद्र तक ले जाना। एक विद्वान ने बताया था, सेल्सबरी ने, कि पहाड़ों को समुद्र तक ले जाना। आपने देखा होगा बजरी का निर्माण क्या है, पहाड़ी चूर्ण होता है, वो चट्टानी चूर्णित होता है बजरी। तो ये समतल स्थापक बल हैं। कई बार नदी धीरे धीरे पहाड़ों को लेवलिंग कर देगी, अर्थात आज जहां पर पर्वत हैं लाखों करोड़ों साल बाद हो सकता है वो समतल भाग में बदल जाए। नदी, सरिता, कहने का मतलब सुनामी जो प्रक्रिया है ये समतल स्थापक बल में नहीं आती। तो सारी चीजें पढ़िए आप, सारी चीजें करते जाइए, थोड़ा सा डेवलपमेंट करते जाइए विचारों में। और आज के समय में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें विचारों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि फैक्ट आते नहीं है, फैक्ट भी आते हैं, लेकिन जो मेरिट को ऊपर नीचे करने वाले जो प्रश्न हैं वो सामान्यतः विचारात्मक प्रश्न होते हैं, समझ पे आधारित होते हैं, और समझ धीरे धीरे बढ़ती है, आप यकायक उसको बढ़ा नहीं सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में ज़्यादातर विद्यार्थी, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, चलन हो गया है, किताबों को बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। जबकि जिसने किताब बहुत बेहतर पढ़ी हुई है ना, उसकी नॉलेज अपने आप अच्छी होती है। अगर बीए में कोई विद्यार्थी पढ़ता है और उसने यदि किताब पढ़ी हुई है तो उसकी जीके अपने आप अच्छी होगी। तो इसलिए वहां पर किताब नहीं पढ़ी आपने तो विचार कहां से आएंगे, शब्द कहां से आएंगे। इस वजह से ये हम पढ़ते हैं। थ्योरी की क्लासें जब चलती है हमारी, तो उस थ्योरी की क्लास में भी सामान्यतः फैक्ट को डायरेक्ट नहीं लिखा करके फैक्टों के साथ उसके बारे में विवेचना भी करते हैं जहां जरूरत होती है, जिससे विचारों का भंडार बढ़े, आपकी समझ बढ़े, और जिससे समझ पर आधारित प्रश्न है उनको हम करने में कोई दिक्कत महसूस ना करें। तो सुनामी होगा, समझ गए होंगे आप इनमें से। तो समतल स्थापक बलों में ये सारे आते हैं, बाह्य प्रक्रम में नदी, हिमनद, सागरीय तरंगे भी इसमें आती हैं, लहरें, ठीक है ना। तो बाकी का सुनामी इसका लगे। एक रूपतावाद की संकल्पना देखिए, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में ये काफी महत्वपूर्ण संकल्पना है, इस वजह से इस प्रश्न को कई बार आया है। ये प्रश्न, उससे कोई विचलन नहीं होना चाहिए आपको। ज्यादा बार आया है इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। देखिए, एक रूप जेम्स हट्टन के द्वारा, जेम्स टेलर के द्वारा, डेविस के द्वारा, पेंक के द्वारा, यह संकल्पना जेम्स हट्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसको इससे पहली क्लास में काफी डिस्कस हमने किया। 1785 में जेम्स हट्टन ने यह संकल्पना दी, और इस संकल्पना को संशोधित एवं परिमार्जित किया दो विद्वान हैं, प्लेफेयर और दूसरा है लॉयल। पहली क्लास में मैंने इनको दोनों को खूब बताया, आपको अब भी बता रहा हूं, ये ध्यान रखने दोनों। कई बार प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा विद्वान है वो एक रूपतावादी संकल्पना से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3, फिर उनका समुच्चय दे रखे हैं कि 1 2 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो जेम्स हट्टन ये तो मेजर है, लेकिन यदि ये नाम आएंगे तो ये भी उससे संबंधित है, ध्यान रखना है आपको, प्लेफेयर और लॉयल। और इन्होंने ये काम किया था 1802 में, ये भी नोट कर लेना आप। प्लेफेयर और लॉयल ये भी इस संकल्पना से संबंधित है, एक रूपतावादी संकल्पना। वर्तमान भूत की कुंजी है, द प्रेजेंट इज के टू द पास्ट। जेम्स हट्टन एक रूपतावाद, एक रूपतावाद उसके अंतर्गत आता है, वही 1785 में संकल्पना दी। और प्लेफेयर और लॉयर इससे भी संबंधित है, तो ये भी आपको रिपीटेशन है,
वर्तमान भूत की कुंजी है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान के आधार पर अतीत के बारे में जाना जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वर्तमान में किसी जगह पर कोयले के भंडार हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि अतीत काल में यहां पर घने जंगल रहे होंगे। यदि किसी जगह पर बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, काली मिट्टी मिलती है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं, ये जानकारी हमें मिल सकती है कि अतीत काल में यहाँ पर सामान्यतः ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत जो लावा होता है उससे बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और उनके टूट फूट से, उनके चूरन से काली मिट्टी बनती है या रेगुर मिट्टी बनती है। कहने का मतलब वर्तमान के आधार पर भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ, यह कथन द्वारा निम्न में से किस संकल्पना का समर्थन किया गया है? जैसे चट्टान के बारे में आपने एक चीज को जाना और जीवावशेष होते हैं उसके बारे में दूसरी चीज को जाना, तो प्रतीकात्मक रूप से कह रहा है कि चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। भूगर्भिक इतिहास को यदि हमें जानना है तो चट्टानों से जानकारी मिलेगी किताब के रूप में, जो किताब के कवर पेज से हमें जानकारी मिलती है, और जो जीवावशेष होते हैं वो काम करते हैं पृष्ठों का, अर्थात अंदर उसमें क्या है इस बारे में। कहने का मतलब वही अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान के आधार पर। तो ये भी आपके एक रूपतावादी संकल्पना वर्तमान भूत की कुंजी है, अर्थात दूसरा चट्टानें भूगर्भ इतिहास की पुस्तकें हैं, जीवावशेष उनके पृष्ठ, इस कथन द्वारा एक रूपतावादी संकल्पना का समर्थन किया गया है। वही नाम जेम्स हटन, जेम्स हटन 1785, दो विद्वान और प्लेफेयर और लॉयल, इन्होंने क्या किया? परिमार्जन। ढाल बनावट के कारकों में शामिल नहीं है चट्टानी छति, द्रव्यमान संचलन, व्यवहारिक भूगोल और भौगोलिक प्रक्रम। ढाल बनावट के कारकों में शामिल नहीं है चट्टानी छति, द्रव्यमान संचलन, व्यवहारिक भूगोल और भौगोलिक प्रक्रम। देखिए चट्टानी छति, जब कोई चट्टान होती है यदि उसका अपक्षय होता है, उसका अपर्दन होता है, तो उससे ढाल बनेगा। द्रव्यमान संचलन, द्रव्यमान संचलन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मास मूवमेंट, वेरी मोस्ट है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट का मतलब है जब ढाल के सहारे ऊपर से नीचे चीजें खिसकती हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ, तो उसको मास मूवमेंट कहते हैं। कि कोई ढाल है, कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर से मलबा स्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, चट्टान स्खलन हो रहा है, ये सभी मास मूवमेंट में आती हैं, तो इससे भी ढाल का विकास होता है। और भौगोलिक प्रक्रम मैंने आपको बताया था, नदी, आपके हिमनदी, सागरीय लहरें, ये सभी ढालों का निर्माण करती हैं। और ये जो ऑप्शन है व्यवहारिक भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी, ये ढाल बनावट के कारकों में नहीं है। इसके अलावा कोई और भी फैक्ट हो सकता है, और भी कारण हो सकता है। तो हमें यह समझना है कि जो स्लोप बनता है, वो जो ढाल बनता है, उसमें इसका योगदान हो सकता है, द्रव्यमान संचलन का हो सकता है, भौगोलिक प्रक्रम का हो सकता है। ये मास मूवमेंट है, इसके हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है मास मूवमेंट। इसके बारे में लिखा रहा हूं आपको क्या होता है। देखिए मास मूवमेंट, जब ढालों के सहारे गुरुत्वाकर्षण के साथ मलबा नीचे खिसकता है, जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन,
भूस्खलन, हिमस्खलन, मलबा स्खलन, चट्टान स्खलन, तो ये सब मास मूवमेंट में आता है। जब ढालों के सहारे गुरुत्वाकर्षण के साथ मलबा नीचे खिसकता है, गुरुत्वाकर्षण के साथ मतलब है हवा में नहीं जाएगा, वो जो मलबा या जो सामान नीचे की तरफ खिसकेगा वो सभी साथ में लुढ़क करके आएगा, तो इसके साथ गुरुत्वाकर्षण यूज किया है, वो सब द्रव्यमान संचलन होता है। और द्रव्यमान संचलन से कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ढालों का निर्माण होता है, ढालों का विकास होता है। तो ये मास मूवमेंट शब्द है, ये ध्यान रखना है, इसका काफी बड़ा चैप्टर थ्योरी में आता है और उसमें से कई प्रश्न आते हैं, ये किसका रूप है, भूस्खलन का है, हिमस्खलन का है। और आजकल आपने देखा होगा दो पहाड़ी राज्य भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की वजह से भूस्खलन की काफी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनसे काफी जान माल की क्षति हो रही है। तो ये सब रूप में द्रव्यमान संचलन के, अर्थात मास मूवमेंट। देखिए, स्थल रूप प्रक्रम पदार्थ का प्रतिफल है तथा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ये एक समीकरण है, भूआकृति मापक का समीकरण, निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये वेरी मोस्ट मानना, और इस प्रकार का प्रश्न भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है कि स्थल रूप। देखिए यहां पर एक विद्वान है जिसने ये दिया था कि भूआकृति मापक का समीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्या कहा गया है, स्थल रूप। देखिए ये जो फॉर्म जो शब्द है ये तो करता है प्रेजेंट स्थल रूप को, उत्तर नहीं बता रहा हूं मैं, पहले ध्यान रखना है, स्थल रूप। इसके बाद दूसरा जो एफ है ये है फलन का, फलन। पी जो होता है ये है प्रक्रम लिखा हुआ है, और ए में मटेरियल या पदार्थ, और dt है समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। परिवर्तन काफी मोस्ट है। इस समीकरण को समझना है कि स्थल रूप जो लैंड फॉर्म होते हैं वो फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? इनके फलन होते हैं। प्रक्रम का फलन होता है, पदार्थों का फलन होता है, और समय के साथ उनमें चेंजेज आते हैं। तो ये भूआकृतिक मापक का समीकरण प्रस्तुत किया गया था केजी ग्रेगरी द्वारा 1977 में, ये ध्यान रखना है आपको। 1977 में केजी ग्रेगरी ने भूआकृतिक मापक के समीकरण को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि जो स्थल रूप होते हैं, जो लैंड फॉर्म होते हैं, वो किसका फलन होते हैं? प्रक्रम के और पदार्थ के, जिनमें समय के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। प्रक्रम में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने आपको बताया था। ये बाहरी भौगोलिक प्रक्रम है, जैसे नदी, ये सारे जो कार्य आते हैं इनके बाह्य बलों के, ये सब प्रक्रम में आते हैं। पदार्थ मटेरियल होता है, और dt का मतलब है समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। तो केजी ग्रेगरी ने 1977 में भूआकृतिक मापक का समीकरण प्रस्तुत किया। काफी मोस्ट मानना है इसको और याद रखना है, केजी ग्रेगरी। डेविस का भौगोलिक अपरदन मॉडल चक्रीय समय पर आधारित है, जिसमें समय के साथ साथ स्थल रूपों में क्रमानुसार परिवर्तन होता है। यहां पर चक्रीय समय का क्या मतलब है? अच्छा प्रश्न है। डेविस का भौगोलिक अपरदन मॉडल, डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र प्रस्तुत किया, जिसमें स्थल रूपों के विकास जो बताया, अर्थात स्थल रूपों को त्रिकट का परिणाम माना, संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का, और वो है चक्रीय आधारित, चक्रीय समय पर आधारित। तो जिसमें समय के साथ साथ स्थल रूपों में क्रमानुसार परिवर्तन होता है। यहां पर चक्रीय समय का क्या तात्पर्य है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। देखिए 3 समय, एक तो होता है चक्रीय समय, चक्रीय समय, प्रवण समय, स्थिर दशा समय। 3 है, याद रखने हैं आपको, तीनों वेरी मोस्ट हैं। और चक्रीय समय की बात कर रहा है डेविस, तो यहां पर कितनी अवधि का समय होगा, यह बात है।
कहने का मतलब चक्रीय समय का मतलब होगा कम से कम 10 लाख वर्ष। अब देखिए आप, वो यो कहता है कि एक उत्थित भूखंड, भौगोलिक अपरदन चक्र में डेविस, एक उत्थित भूखंड विभिन्न प्रक्रमों से, विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ एक पेनी प्लेन में बदल जाता है, तब होता है एक चक्रीय समय। तो एक पूरा समय की वह अवधि, समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत एक ऊंचा उठा हुआ भूभाग विभिन्न प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, 3 अवस्था बताई, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ लास्ट में संप्राय मैदान में बदल जाता है, अर्थात पेनी प्लेन में बदल जाता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है उसके अनुसार कम से कम 10 लाख वर्ष। और जो पेनी प्लेन बनता है, संप्राय मैदान बनता है, उसके भागों में यदि कठोर चट्टानें रहती हैं, उनको आपने देखा होगा, उनको कहते हैं मोनोडोनॉक। क्या बोलते हैं? मोनोडोनॉक। यही तो कहा है उसने, मोनोडोनॉक। तो वो मोनोडोनॉक की बात करता है लास्ट में। तो कहने का मतलब कम से कम 10 लाख वर्ष, कम से कम 1000 वर्ष, कम से कम 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1000 वर्ष और 100 वर्ष। तो उत्तर होगा कम से कम 10 लाख वर्ष का होता है चक्रीय समय। ये ध्यान रखना है कि डेविस अपने भौगोलिक अपरदन चक्र में जिस समय की बात करता है कि अर्थात समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत एक ऊंचा उठा हुआ भाग, उत्थित भूखंड विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में संप्राय मैदान में बदल जाता है, तो वो समय की जो अवधि है, वो चक्रीय जो समय है, वो कम से कम 10 लाख की बात करता है। अधिक तो कितना भी हो, लेकिन 10 लाख साल का होगा। दूसरा है प्रवणित समय। प्रवणित समय सौ से 1000 वर्ष, 100 से 1000 वर्ष वाला होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चक्रीय समय कम से कम 10 लाख वर्ष, प्रवणित समय 100 से 1000 वर्ष और स्थिर दशा 10 से 100 वर्ष। ये आपको ध्यान रखने। चक्रीय समय कम से कम 10 लाख वर्ष, प्रवणित 100 से 1000 और स्थिर दशा 10 से 100 वर्ष, 10 से 100 वर्ष। याद रख लेना, ये ज्यादा चक्रीय ज्यादा बेहतर है। 10 लाख, 10 लाख वर्ष। अब देखिए आगे, न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत की कोई आशा। किसका कथन है? ने प्रारंभ का कोई लक्षण है, ने अंत की कोई आशा। देखिए ये कथन है जेम्स हटन का, और जेम्स हटन ने इस कथन द्वारा चक्रीय जो शब्द है वो दिया है। चक्रीय की बात की है कि अर्थात जैसे चक्र होता है, एक चक्र जब आप घुमाओगे तो ये पता नहीं कर सकती कहां से शुरुआत और कहां इसका अंत है। तो इसी प्रकार से उसने ये कहा है कि जो सिस्टम है उसमें न कोई प्रारंभ का लक्षण है और न अंत की कोई आशा, तो अर्थात इससे चक्रीय व्यवस्था का बोध होता है। और इसकी बात करता है जेम्स हटन।
चक्रीय व्यवस्था। ये जेम्स हटन का कथन है जिससे चक्रीय व्यवस्था का पता चलता है। एक आदर्श पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर वाले ढाल तत्वों का सही क्रम है। देखिए ये भी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। कोई सी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट या फर्स्ट ग्रेड, तो एक आदर्श ढाल परिच्छेदिका में 4 ढाल तत्व होते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। देखिए 1 2 3 और 4। सबसे ऊपर होता है उत्तल, कॉन्वेक्स। फिर होता है खड़ा ढाल या मुक्त पृष्ठ कि कुछ नहीं रुकता इस पर। फिर होता है सरल रेखीय और लास्ट में होता है अवतल। ये ढाल के तत्व हैं, ढाल के तत्व। और ढाल के तत्वों में 4 ढाल के तत्व हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए इसी प्रश्न को यदि उल्टा पूछ लिया जाए, इसी प्रश्न को यदि उल्टा पूछ ले कि तलहटी से शिखर की ओर क्या क्रम होगा, तो ये क्रम आएगा। ऑप्शन में ध्यान रखना है प्रश्न कैसे पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत प्रश्न आते हैं ऐसे कि आपसे ये पूछ लिया नीचे से ऊपर की ओर, और आपको पहले ऑप्शन में ऊपर से नीचे दे रखा है, आपने ऊपर से नीचे ही याद किया हुआ है और रटा हुआ है आपके, और आपने तुरंत उसको पहले वाले को टिक करोगे। आप घर पे आके देखोगे नहीं 2 4 5 दिन तक, और धीरे धीरे निरंतर जो श्रृंखला है प्रश्न कटने की भूगोल में, वो उसी के तहत आपको एक प्रश्न लेस हो जाएगा। तो इसका एक ही समाधान है, पहले भी बताया मैंने, कई बार चर्चा करता हूं कि प्रश्न को थोड़ा सा समझना है अच्छे से, अर्थात प्रश्न को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है, जितना देते उससे। तो प्रश्न को अच्छा समझोगे तो उत्तर अपने आप सही करोगे। प्रश्न को ही हड़बड़ाहट में गलत पढ़ लिया, कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने इसको ये समझ लिया था। भाई क्यों समझा था आपने? तो कहने का मतलब जो गलतियां करते हो उन पे मैं आपको फोकस कर रहा हूं। तो प्रश्न को ढंग से समझ के बताना है। शिखरीय उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखीयता और अवतलता, ऊपर से नीचे की तरफ क्रम है। तो इसमें ऊपर से नीचे ही पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आएगा उत्तल, फिर आएगा मुक्त पृष्ठ, तो उत्तल 2 में, फिर मुक्त पृष्ठता, फिर सरल रेखीयता और अवतलता। कहने का मतलब 4 जो ऑप्शन है, नंबर 4 आपका उत्तर होगा। नंबर 4। इन ढाल तत्वों के आधार पर ढालों के प्रकार भी डिसाइड किए हुए हैं, सेम उसी नामों से। उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल और अवतल ढाल। मुक्त पृष्ठ को खड़ा ढाल भी बोलते हैं, कगार ढाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मलबा नहीं रुकता इस पर। अब देखिए ढाल विश्लेषण की परिमाणात्मक विधियों में से संबंधित नहीं है। देखिए पूर्व में जो ढाल विश्लेषण था, पूर्व में ढाल विश्लेषण अवलोकन एवं क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित था। जो पहले विद्वान थे, नंबर 1, और दूसरा ये मात्रात्मक हो गई उसमें विधियां, मात्रात्मक विधि। 2 कैटेगरी, एक पूर्व ढाल विश्लेषण जो अवलोकन पर आधारित होता था या क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित होता था, इसको बोलते गुणात्मक, गुणात्मक अध्ययन, ठीक है। और यह था मात्रात्मक विधि। तो गुणात्मक अध्ययन में अवलोकन होता था, क्षेत्र अध्ययन में जाकर के अध्ययन होता था, और इससे रिलेटेड जो विद्वान थे उनका नाम है डेविस और पेंक। इसमें 2 आते हैं, डेविस और पेंक। और इनमें आते हैं, देखिए वेंटवर्थ, फाइनल में पढ़ा होगा एमए में, वेंटवर्थ, स्टालर, उड,
हार्टन और भी नाम है। तो ये सभी मात्रात्मक विधियों में आते हैं और ये गुणात्मक में। इसमें पूछा है मात्रात्मक विधियों से संबंधित नहीं है, पेंक, स्टालर, किंग और हार्टन। तो कहने का मतलब ये जो पेंक है इसका संबंध आपके गुणात्मक अध्ययन से, मैंने आपको ये दोनों लिखा है डेविस और पेंक, इनका अध्ययन गुणात्मक अध्ययन से, और बाकी के सभी ये जो है इनका संबंध मात्रात्मक से है। मात्रात्मक ढाल अध्ययन, ठीक है। तो दो कैटेगरी रखी, एक पहले का अध्ययन जो ज्यादातर क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित था, अवलोकन से संबंधित था, जिसमें पेंक और डेविस के सराहनीय कार्यों को शामिल किया जाता है। अब एक नवीन तकनीकी मात्रात्मक क्रांति भूगोल में आने के बाद जो ढाल विश्लेषण है वो आपके मात्रात्मक विधियों से होता है, अर्थात एंगल पता करते हैं कि ढाल कितना है, आपका 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो ये जो विश्लेषण है ये मात्रात्मक में आता है या आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आता है, और इसमें नाम है आपके स्टालर, किंग, हार्टन, ओडो, ये सभी नाम इसके संबंधित है। समझ में आ गए होंगे दो कैटेगरी, एक आपके ढाल विश्लेषण की गुणात्मक, एक ढाल विश्लेषण की मात्रात्मक। गुणात्मक में डेविस और पेंक, और मात्रात्मक में ये नाम दे रखे और ये नाम दे रखे। उत्तर होगा आपका 1 नंबर इसमें। अब देखिए आगे, निम्न में से कौन सा ढाल तत्व पूर्णतः अवसाद मुक्त होता है? 4 ढाल तत्व अभी बताए थे मैंने, आप खुद ही देख करके बताओगे। ऐसा कौन सा लग रहा है जो ढाल पूर्णतः अवसाद मुक्त है, जिस पर कुछ भी नहीं रुकता? तो देखिए अगर आप देख रहे हो ये वाला, ये ढाल अवसाद मुक्त है, अवसाद मुक्त। जो खड़ा ढाल है, जो मुक्त पृष्ठ ढाल है, और ये आपका अवसाद मुक्त होता है, मुक्त पृष्ठता अवसाद मुक्त, या इसको बोलते हैं खड़ा ढाल। खड़ा ढाल, जब आपके डायग्राम दिमाग में रहेगा ना तो अपने आप कुछ चीजें क्लियर होंगी। और इसमें देखिए इसको बोलते हैं उत्तलता। अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है समझ में। ये जैसे एक संरचना है ये वाली, इसको बोलते हैं घाटी। कौन सी आकार की घाटी? वी आकार की घाटी। अब वी आकार की घाटी में हम यही तो पढ़ते हैं कि इसके ढाल उत्तल होते हैं और नीचे से तलीय वो सक्रिय होती है। तो नीचे सक्रिय, ऊपर से ढाल क्या है? उत्तल। इस तरीके से यू आकार की जो घाटी होती है, इसमें क्या होता है? ढाल क्या होते हैं? खड़े होते हैं, और तली क्या होती है? चौरस होती है। उत्तल, उत्तल ढाल, वी आकार की घाटी, इसमें होते हैं खड़े ढाल। तली कैसी होती है? सक्रिय, और इसमें होती है चौरस। ये मैंने आपको इस वजह से बताया है कि ये काम आते हैं आगे भूगोल में। ये से संबंधित करना हमसे आ जाना चाहिए कि वी आकार की घाटी के जो लक्षण आते हैं, निम्न तथ्यों पर विचार करिए कौन सा सही है गलत है। कि ढाल अवतल होते हैं, गलत हो जाएगा, उत्तल होते हैं ढाल। देखिए आप, ये होता है उत्तल, यही तो है। तली सक्रिय होती है, बिल्कुल सही है। ढाल खड़े होते हैं, तली चौरस होती है। तो मुक्त पृष्ठ ढाल पर कुछ नहीं रुकता। ये है, ये ढाल अवसाद मुक्त है। कगार ढालों का विकास किसका परिणाम होता है? कगार ढाल होते हैं वो, देखिए संचयात्मक उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विवर्तनिक क्रिया और अपवर्तनात्मक जो क्रिया होती है उनसे बनते हैं आपके कगार ढाल। ये संचयात्मक ढाल होते हैं, इनसे नहीं होकर के विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा और अपवर्तनात्मक क्रियाओं द्वारा इनका निर्माण होता है। ज्यादातर कगार ढाल ये अपवर्तनात्मक क्रिया का परिणाम, ध्यान रखना है आपको। लिख लेना, कगार ढालों का विकास होता है किससे? विवर्तनात्मक। अगर इसमें इस ऑप्शन में विवर्तनिक अकेला होता तो विवर्तनिक उत्तर आता, ध्यान रखना है आपको।
ये मेजर रीजन है इसका, मुख्य, ये मुख्य है। कगार ढालों का निर्माण होता है विवर्तनिक क्रिया द्वारा। विवर्तनिक क्रिया भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों द्वारा इनका निर्माण होता है या ये जनित होती हैं, और इनके द्वारा ज्यादातर कगार ढाल विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा बनते हैं। अगर ऑप्शन में ये होता और ये भी होता तो तब भी उत्तर आपका ये होता, विवर्तनिक क्रिया। ढाल विकास की एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित है। देखिए ढाल विकास में, ढाल विकास दो संकल्पनाएं, नंबर एक एकल प्रक्रम और दूसरी है बहुल प्रक्रम। ये दोनों संकल्पनाएं क्या कहती हैं? एकल प्रक्रम संकल्पना ये कहती है कि ढालों का विकास एक प्रक्रम से होता है, और बहुल प्रक्रम में ये कहते हैं कि एक से ज्यादा प्रक्रमों का योगदान होता है। देखिए फेनमन, लॉसन और गिलबर्ट, फेनमन, फेनमन, लॉसन, लॉसन और गिलबर्ट, ये गिलबर्ट कर लेना, गिलबर्ट है ये, टे, गिलबर्ट, इन तीनों का संबंध एकल प्रक्रम संकल्पना से है, और ये वॉलिंग है, इसका संबंध बहुल प्रक्रम संकल्पना से। ये है बहुल प्रक्रम संकल्पना। पूरे ढाल पढ़ लोगे आप इस चैप्टर में, पूरा जो स्लोप एनालिसिस का चैप्टर है वो पूरा आ जाएगा कि वॉलिंग ने बहुल प्रक्रम संकल्पना प्रतिपादित की और इन तीनों ने एकल प्रक्रम संकल्पना, एकल प्रक्रम संकल्पना। होता क्या है? बिल्कुल सामान्य। एकल प्रक्रम संकल्पना यह मानती है कि ढालों का विकास एक प्रक्रम से होता है। बहुल प्रक्रम संकल्पना यह मानती है कि ढालों का विकास एक से अधिक प्रक्रमों से होता है। तो एकल प्रक्रम संकल्पना फेनमन, लॉसन और गिलबर्ट, ये ध्यान रखना गिलबर्ट है, ये गिलबर्ट, और बॉलिग आपका बहुल प्रक्रम संकल्पना का समर्थक है। और बहुल में आएगा बॉलिग। अब देखिए आगे, बनने वाला कोण 0 से 1 डिग्री के मध्य कोई कोण है तो क्या होगा? देखिए ये सभी जो कोण जो बताता है ना, वो बताता है मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक ढाल विश्लेषण। मैंने आपको बताया था ढाल विश्लेषण दो तकनीकें, एक गुणात्मक विश्लेषण, एक मात्रात्मक विश्लेषण। पहले का जो विश्लेषण था वो ज्यादातर गुणात्मक विश्लेषण था, जिसमें ढालों का अध्ययन सामान्यतः अवलोकन के आधार पर किया जाता था या क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर किया जाता था, जिसमें पेंक और डेविस महत्वपूर्ण थे, पेंक और डेविस। लेकिन धीरे धीरे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आने के बाद, अर्थात भौगोलिक ज्ञान के अध्ययन विश्लेषण में, भूगोल में अध्ययन विश्लेषण में जब गणितीय तकनीक आ गई, मात्रात्मक तकनीकें आ गई, मॉडल्स आ गए, आपकी सांख्यिकीय तकनीक आ गई, वो कहलाती है मात्रात्मक क्रांति। तो मात्रात्मक क्रांति आने के बाद ढाल चले गए कोण पर। जैसे कोण जो बताता ना, एक विद्वान है वेंटवर्थ, वेंटवर्थ, इसकी विधि है एंगुलर विधि, कोणीय विधि, कोणीय विधि। अगर आपने एमए किया है तो एमए फाइनल में ये आता है पाठ्यक्रम में ढाल विश्लेषण, और उसमें इनकी बात होती है कोणीय विधि की, वेंटवर्थ रीति की। तो इसमें 0 से 1 डिग्री के बीच यदि कोण है तो ढाल होगा चौरस। ढाल है ही नहीं कहने का मतलब, जब 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच है तो चौरस माना जाएगा, तो वो चौरस कैटेगरी में आएगा। अधिकतर उत्तल ढालों का विकास होता है तरुण अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, उत्तर प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में। देखिए वृद्ध अवस्था में तो ढाल क्षीण होते हैं, देखोगे वृद्ध में तो, और सबसे ज्यादा
जो तरुण अवस्था होती है इसमें उत्तल ढालों का विकास होता है, उत्तल ढालों का विकास। तो युवावस्था या तरुण अवस्था में उत्तल ढालों का विकास होता है। तो ढाल विश्लेषण में यह भी महत्वपूर्ण है कि शुरुआती अवस्था में, जैसे यदि हम बात करें जो नदी जो अपर्दन करती है ज्यादातर तरुण अवस्था में ज्यादा करती है और वहां पर उत्तल ढालों का विकास होगा, जैसे वी आकार की घाटी, कैनियन, गार्ज, ये सभी तरुण अवस्था से संबंधित है और वी आकार की घाटी में उत्तल ढालों का विकास होता है। देखिए वी आकार की घाटी की घाटी किससे बनती है? नदी अपर्दन। कौन सा अपर्दन? लंबवत, लंबवत अपर्दन। और ये कौन सा ढाल है? उत्तल ढाल। तो तरुण अवस्था में उत्तल ढालों का विकास होता है। प्राथमिक ढाल का उदाहरण नहीं है। देखिए वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। देखिए ये इस तरह करती है बनने वाली, वी आकार की बनाती है नदी, पता होगा आपको, यू की बनाती है हिमनदी और लटकती बनाती है हिमनदी। कैसे? अपर्दन द्वारा। अपर्दन, अपर्दन, अपर्दन। टालस शंकु का निर्माण जब होता है वो एक तरीके से मास मूवमेंट से भी होता है। तो मास मूवमेंट से टालस शंकु बनता है और ये प्राइमरी जो स्लोप है उसमें नहीं आता, प्राथमिक ढाल में नहीं आता। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? यह प्रश्न एक बार मैंने और बता दिया था आपको। तो इसमें जो उत्तर होगा अल्फ्रेड पेंक। अल्फ्रेड पेंक और वाल्टर पेंक, दो पेंक के मैंने आपको बताए थे, और अल्फ्रेड पेंक ये संबंधित है जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा इससे संबंधित मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय मापनी। मापनी कितनी होती है? 1:10,00,000 और एक है टोपो सीट का विचार। ये तीन अल्फ्रेड पेंक से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। तीनों मोस्ट हैं। वाल्टर पेंक से जो अपर्दन चक्र है वो संबंधित है। तो या ढाल विश्लेषण में प्रतिस्थापन मॉडल दिया था वाल्टर पेंक ने, लेकिन अल्फ्रेड पेंक में तीन आएंगे। अंतरराष्ट्रीय मापनी 1:10,00,000 होती है, और टोपोसीट का विचार दिया, और जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का यूज किया अल्फ्रेड पेंक ने। वाल्टर पेंक ने ढाल विकास का प्रतिस्थापन मॉडल दिया और एक मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजी एनालिसिस अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया वाल्टर पेंक। यह संकल्पना की सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत को जाना जाता है। एक रूपतावाद 1785, जेम्स हटन। जेम्स हटन कई बार नाम आ गया है जेम्स हटन। दो नाम और बताए मैंने, प्लेफेयर और लॉयल। ये संशोधन करने में, अर्थात ये भी इससे संबंधित है, कोई प्रश्न आए तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए एक शब्द और आता है डटन। इसने समस्थिति, आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। तो डटन आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना प्रतिपादित की कि सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी। वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन किससे है? यह भी जेम्स हटन
बहुत बार आता है ये प्रश्न। यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्तोदर, समतल और नतोदर होती है? पेंक ने कहा ये। इसने जो दिया मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या एनालिसिस। एनालिसिस। और एक और किया इसने, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, ये भी दिया था। तो दो चीजें हो गई पेंक के साथ, और इसने ये बताया नतोदर, समतल और नतोदर होती हैं, उन्तोदर, समतल और नतोदर। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के नाम से या मॉर्फोलॉजी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, और ढाल प्रतिस्थापन मॉडल पेंक के दोनों। तो इस तरीके से ये आज की क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर के हमने कुछ प्रश्नों की बात की, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। कोई सा एग्जामिनेशन नहीं है इस टॉपिक को लेकर प्रश्न नहीं आएंगे। ढाल विश्लेषण की हमने यहां पर कुछ विवेचना भी की, और ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी के, इनको लेकर के प्रश्न था। दोनों टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो निश्चित रूप से है ही हो, तो आपको उनको ध्यान रखना है और इनका विश्लेषण करना है। और देखिए अब आगे हम दूसरी ब्रांच जैसे स्टार्ट करें तो उसमें ध्यान रखना, एक आध प्रश्न थोड़ा सा दिमाग में है मेरे कि उसका विश्लेषण करेंगे हम, और यदि कभी ऐसा हुआ तो दूसरी ब्रांच में पढ़ते समय अगर कोई पुराना प्रश्न हमारा छूटा हुआ है तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। ये गत्यात्मक विश्लेषण को प्रेजेंट करता है। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।